हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बेस्ड है कूलॉम्स लॉ पर। पीछे लेक्चर में भी हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज भी हम और नई प्रॉब्लम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन ये है कि किसी आवेश पर F1 व F2 बल कार्यरत है। ठीक है, किसी आवेश पर F1 और F2 दो बल कार्यरत हैं। इनका परिमाण बराबर है तथा इन दोनों का परिणामी F भी, यानी कि इन दोनों का परिणाम भी F है, परिणामी F भी इनके परिमाण के बराबर है। तो F1 व F2 के बीच कोण होगा, कोण थीटा होगा। यानी कि थीटा का मान क्या होगा कि दो बल हैं, वेक्टर मान सकते हो, ऐसे वेक्टर में हमें दिए हुए। ठीक है, और इनका जो परिणामी है वो F है और उनका परिणामी है वो इन दोनों के परिमाण के बराबर है, और इन दोनों का आपस में परिमाण क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा गया कि इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हमें दिया है ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। ऐसा ही वेक्टर में भी हम पढ़ते हैं, F1 का परिमाण बराबर F2 का परिमाण बराबर F का परिमाण, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि तीनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें दिया जा सकता है, वेक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लिया इसका परिणामी कितना दे रखा है, F। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं n रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्या कहना है कि F1 और F2 का परिमाण क्या है, F के बराबर, और इसका जो परिमाण है वो परिणामी के बराबर। तो अब दोनों तरफ वर्क कर दें तो आ जाएगा F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हमें दिया है, उसके अकॉर्डिंग F1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, F2 लिख सकता हूँ, तथा ऐसे ही F बराबर क्या लिखा जा सकता है, F1 लिखा जा सकता है। यानी कि इस F2 की जगह मैं F1 लिख दूँ और इस F की जगह मैं F1 लिख दूँ, यानी कि सभी जगह F कर दें इसमें। क्यों? क्योंकि सभी की वैल्यू हमारे पास क्या है, समान दी हुई है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हमारे आएगा इसमें, तो देखिए यहाँ से ये आएगा F1 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 cos थीटा। तो ये भी F1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस F1 स्क्वायर इक्वल टू 2 F1 स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, इधर क्या बचा, इसको इधर ले आई, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर लेकर के आए तो माइनस का हो गया, और इधर ये बच गया 2F1 स्क्वायर। तो 2F1 स्क्वायर का इसमें डिवाइड कर दें तो cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा माइनस F1 स्क्वायर अपॉन में 2F1 स्क्वायर। F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा हमारे पास कितना आ गया, -1/2। यानी कि cos थीटा -1/2 लिखा जा सकता है। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, -1/2। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, 120 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये
जो प्रॉब्लम थी ये वेक्टर से रिलेटेड थी। किससे? वेक्टर से रिलेटेड। तो हमें आता है, लेकिन ये वेक्टर में हमने किया भी होगा, लेकिन आते हुए भी हम क्या कर देते हैं, गलती। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया था हमने। ठीक है, अब देखिए और हम बात करें, चर्चा करें, तो काफ़ी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। नहीं देखा किसी ने तो लास्ट जो वीडियो हमने डाल रखे हैं, ठीक है, फिजिक्स वंडरलैंड के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि कूलम्ब्स लॉ, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ चार्जेज क्या है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पीछे भी आए हुए हैं वो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और हमें क्या दिया हुआ है। हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऐसे और एक यहाँ से इस प्रकार से, और ये दोनों का जो है वो सेम है। ठीक है, इस प्रकार से उनको अटैच कर रखा है और ये एंगल हमें दिया हुआ है θ1। क्या दिया हुआ है? θ1। ऐसे ही ये यहाँ से इस प्रकार से अटैच है और ये एंगल हमें दिया हुआ है θ2। यहाँ पर जो है वो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास हमें दिया हुआ है m1, मास m1 है और चार्ज इसका q1 है। इस स्ट्रिंग में टेंशन है T। टेंशन कितना है? T। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें दिया हुआ है m2 और स्ट्रिंग में टेंशन है T, यानी कि दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? सेम है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। ये दोनों का लेवल इक्वल है। इसके ऊपर आवेश हमें दे रखा है, मान लो Q2, ये Q1 है, ये Q2। हमने मान लिया दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और ये एंगल θ1 और θ2 हमें दिया हुआ है। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए यदि θ1 इक्वल्स टू θ2 हो, θ1 इक्वल्स टू θ2 हो तो m1 और m2 में क्या रिलेशन आएगा, यानी कि m1 और m2 में क्या रिलेशन है। ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन है m1 इज ग्रेटर देन m2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है m1 इज लेस देन m2, एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है m1 इक्वल्स टू m2, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें नन ऑफ दीज। क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दीज। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी हमने कर रखे हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हमें दिया हुआ है और वैक्यूम में रखा हुआ है, ऐसा हमें गिवन है। अब हमें रिलेशन बताना है कि ये कंडीशन हमें दे रहे कि θ1 इक्वल्स टू θ2 है, तो m1 और m2 में क्या रिलेशन आने वाला है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये m1 है इसका मास, तो इधर इसके ऊपर भार लगेगा कितना? m1g, ये लग गया। ठीक है, और इधर ये एंगल थीटा है, तो ये θ1 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? θ1 हो जाएगा। ऐसे इधर इसको कंपोनेंट में करें तो इधर इसका भार लगेगा m2g। क्या लगेगा? m2g। और इधर कंपोनेंट हम लेंगे तो यदि इसको मैं रफ कर देता हूं, इधर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ इसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन T है, तो T का इधर कंपोनेंट हम लिखेंगे तो कितना आएगा? T cos थीटा। ठीक है, और इस स्ट्रिंग का इधर कंपोनेंट आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? T sin थीटा, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही इस स्ट्रिंग का, इसमें टेंशन T है, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? cos θ1 है, यहाँ पर cos θ1, थीटा याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पर θ1। यहाँ θ2 है तो यहाँ आ जाएगा T cos θ2, और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 1 1 हमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि θ1 इक्वल्स टू θ2 हमें गिवन है, तो थीटा मान सकते हैं हम। इधर T cos θ2 हो गया, तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? इधर कंपोनेंट आ जाएगा T sin θ2, ये कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आवेश Q1 है और यहाँ आवेश Q2 है, दोनों ही धनात्मक हैं, तो ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। वो कितना हुआ? मान लिया F है, तो ये जितना बल लगा, ये आवेश इसके ऊपर जितना बल लगा रहा है उतना ही ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। आवेश तो आवेश हैं, ठीक है, उनके बीच में जो बल लगेगा वो समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस दिशा में वो भी कितना हो गया? F हो गया।
ठीक है, दोनों बल बराबर। मान लो कि इनके इसके और इसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, हमारे पास x है। कितनी है, x। ठीक है, तो यहां से हम f निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, f। कैसे, कूलाम के नियम से। तो f कितना आएगा, सबसे पहले हम f निकालें, तो f कितना आएगा हमारा, यानी कि इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा, या फिर कहें इसके कारण इसके ऊपर बल, दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। ये हमने पहले भी प्रूफ कर रखा है कूलाम के नियम में। तो दोनों बल जो होंगे वो परिमाण में बराबर है, तो उसका मान होगा k q1 q2 और बीच की दूरी है x, तो ये हो गया x स्क्वायर। ये तो हमारे पास बल का मान आ गया। किसका मान आ गया, बल का मान आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा और ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये स्थिति 1 मान लें, या फिर स्ट्रिंग 1 के लिए। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रिंग 1, और ये मान लें हम स्ट्रिंग 2। ठीक है, ये दूसरी के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, स्ट्रिंग 1 के लिए, स्ट्रिंग 1 के लिए। तो स्ट्रिंग 1 के लिए संतुलन की अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संतुलन। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से हम लिखें t sin थीटा 1, t sin थीटा 1 इक्वल टू कितना आएगा, f। और f कितना हमारे पास, ये रहा, तो k q1 q2 अपॉन में x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, दूसरा ये इसको बैलेंस करेगा, संतुलन की अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको बोलते हैं। तो t cos थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1g, ये आ जाएगा। ये किसके लिए है, स्ट्रिंग 1, यानी कि इसकी स्थिति हमने यहां पर शो कर दी। अब समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, यानी कि 1 में भाग दे दें, किसका, 2 का भाग दे दें, तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये आएगा t sin थीटा 1 अपॉन में t cos थीटा, सॉरी 2 लिख दिया यहां पर गलती से, ये थीटा 1 आएगा। तो ये थीटा 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1g, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रख लेना थीटा 1 था तो हमने गलती से लिख दिया ना। तो यहां से t से क्या हो जाएगा, t कैंसिल हो गया। साइन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा 1 क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा 1, क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू m1g, ये इक्वेशन आ गई 3। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग 1 के लिए ये कंडीशन आ गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं टेन थीटा 1 हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इधर मैं इसको लिख देता हूं, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू m1g, ये हमारा टेन थीटा 1 आ गया। अब हमें निकालना है इसी प्रकार से दूसरी स्ट्रिंग के लिए। किसके लिए, दूसरी स्ट्रिंग के लिए हम बात करें तो दूसरी स्ट्रिंग के लिए क्या आएगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सेकंड के लिए, अब किसके लिए, सेकंड स्ट्रिंग के लिए। तो सेकंड स्ट्रिंग के लिए देख लिए, ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा संतुलन अवस्था में, और ये इसको संतुलन कर लेगा। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, यहां से लिखा जा सकता है t sin थीटा 2, t sin थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा f, और f कितना हमारा ये है, तो ये लिख दें k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये मान लो समीकरण 3 हो गई, 2 तो हमने लिख दी थी, ये 3 हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस कर रहा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, t cos थीटा 2 इक्वल टू m2g, ये इक्वेशन 4। हम 3 में भाग दे दें, किसका, 4 का भाग दे दें, जैसे अभी किया था वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करें। तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा t sin थीटा 2 अपॉन t cos थीटा 2। हम बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वरना डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि इससे इससे कट गया, लेकिन धीरे धीरे आराम से, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो क्या आएगा, देखिए आगे यहाँ से k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, m2g। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा 2, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर m2g, ये हो गया। ठीक है,
ये tan थीटा 2 आ गया। अब देखिए हमें जो कंडीशन दी थी वो ये दी थी कि f दोनों क्या थे, बराबर दिए थे, f दोनों क्या थे, बराबर। ठीक है, तो यहां से नियम के अकॉर्डिंग हम चलें कि दोनों ही बल क्या है, क्योंकि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, कूलाम बल, वो दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार f दोनों ही क्या होंगे, बराबर। तो यहां से बल दोनों ही बराबर हैं, क्या है, बल दोनों ही बराबर हैं, और थीटा 1 इक्वल थीटा 2 भी क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, माना, हमने मान लिया। तो यहां से थीटा 1 क्या लिखा जा सकता है, थीटा, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी थी थीटा 1 इक्वल टू क्या है, थीटा 2, यानी कि दोनों बराबर। तो यहां से tan थीटा लिखा जा सकता है, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर m1g। और यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, यहां से tan थीटा आ जाएगा k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर m2 इंटू जी। और ये दोनों बराबर रख सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए। तो यहां से ये आ जाएगा k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर m1g, यहां से तो ये आ गया, और यहां से क्या आ जाएगा k q1 q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर m2g। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, k से k कैंसिल हो गया, q1 q2 q1 q2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, g से g, यानी कि हमारे पास बचा 1 अपॉन m1 इक्वल टू 1 अपॉन m2। तो यानी कि m1 बराबर कितना आ गया, m2 आ गया। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग कि यदि ऐसी सिचुएशन हमें दे रखी है जिसमें थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, इक्वल है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, इक्वल हो, ठीक है, तो उस स्थिति में यदि इनके द्रव्यमान अलग अलग लिख रखे हैं यहाँ पर m1 और m2, तो उनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये कोण बराबर है, ऐसी स्थिति है कि एक ऊपर है एक नीचे इस प्रकार से रखा हुआ है, तो जो इनका द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन क्या आया कि m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 के इक्वल होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पीछे के वीडियो में भी हमने बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसको सॉल्व करना, और रिजल्ट क्या आएगा वो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, वहाँ से कुछ पीछे के नियम भी हमें आने चाहिए, 11th क्लास भी आ जाएगा उसमें, और सीनियर का भी आ जाएगा, कूलाम बल भी आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ऐसा हमें दिया हुआ है कि दो आवेश हैं, ये मान लो Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, ये लाइन जॉइनिंग हो गई दोनों को मिलाने वाली, और यहाँ पर मान ली ये आवेश है इस प्रकार से। ठीक है, इसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है मान लो 5 kg, कितना दिया हुआ है, 5 kg, और मान लो दोनों पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है 5 kg, और इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है मान लो m2 इक्वल टू 10 kg, और इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है मान लो कितनी है, r मान लेते हैं, कितनी मान ले हम, r मान लें कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी r है। इसके ऊपर आवेश है Q1 और द्रव्यमान है इसका 5 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम, आवेश है Q2। अब ये कहा गया कि इसके कारण इसके ऊपर बल लगा, और इसके कारण भी इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। मान लो कि ये जो आवेश है वो इस दिशा में गति कर रहा है, यानी कि जैसे बल लगा तो इधर गति करने लग गया, और वो हमें दे दिया V2 इक्वल टू, मान लो कि V2 हमें दे रखा है 3, चलो ये मान लेते 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जैसे ये बल लगाएगा तो उस बल के कारण ये इधर गति करने लगा, किस वेग से, V2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए कि ये जो आवेश है ये इस दिशा में किस वेग से गति करेगा, जब उसकी हमें गति दे रखी है, वेग हमें दिया हुआ है, तो ये इस दिशा में किस वेग से गति करेगा, उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 11th क्लास का भी आपका आएगा टॉपिक, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, कूलाम बल है, वो सभी नियम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या दिया हुआ कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका
5 किलोग्राम है, इसका 10 किलोग्राम, इसके ऊपर आवेश Q1 है, इसके ऊपर आवेश Q2 है। जब ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो ये इस दिशा में V2, मान लो इसका वेग V2 है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 मान लिया हमने, 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो बताइए ये आवेश इस दिशा में किस वेग से जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक का था। अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक जो भी पीछे के वीडियो हैं उनको देखते रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।